जय हिंद दोस्तों। आज के प्रोग्राम में हम पानी के विषय में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने शुरू में मेरे डीपी में देखा, थंबनेल में देखा कि उसमें मैंने ये आपको बताया है कि आपके पीने का पानी जहर है या अमृत। यह एक सवाल है। दोस्तों, यह सवाल इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज कल के माहौल में जो साइंटिफिक रिसर्चेस हो रही हैं उससे यह पता चल रहा है कि हमारे पीने का पानी आज कितना गंदा हो चुका है, कितना ख़राब हो चुका है, जो हमारे स्वास्थ्य पर सीधा सीधा असर डाल रहा है और जिसकी वजह से तरह तरह की बीमारियां मानव शरीर में हो रहे हैं। दोस्तों, मैं आज के इस प्रोग्राम में बहुत ही गंभीर विषय पे बात कर रहा हूँ। पानी के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि पानी क्या चीज़ होती है। पानी, जिसके बारे में कहा जाता है जल ही जीवन है, और वास्तव में जल ही जीवन है। क्योंकि इंसानी जो शरीर होता है, जो मनुष्य का शरीर है, उसमें तकरीबन 50% तो कम से कम होता ही है, 70 से 75% तक पानी होता है, जिसके कारण पानी जो है ना इंसानी शरीर में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। यह साइंस ने भी साबित कर दिया है, मेडिकल साइंस ने भी साबित कर दिया है। दोस्तों, जब पानी का महत्व हम धर्मों में देखते हैं तो भी इसका बड़ा महत्व नज़र आता है। चाहे इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, चाहे बौद्ध हो, जरतिश्त हो, कोई भी धर्म हो, पानी से हर धर्म का बहुत ही निकटतम संबंध है। मैं यहाँ सिर्फ 2 प्रमुख धर्मों की बातों को बताऊंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि जब इन प्रमुख धर्मों में इस चीज़ का उल्लेख है तो सारे धर्मों में होगा, और यह आप सभी जानते हैं। दोस्तों, कुरान में यानी कि इस्लाम धर्म में पानी के बारे में जो कुछ बातें बताई गई हैं, उनमें से एक बात है वजअलना मिनल माई कुल्लि शैइन हय्या। हमने पानी से ही हर चीज़ को ज़िंदा रखा है, या ज़िंदा किया है, या पैदा किया है। यानी कि पानी इंसान की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, या इंसान की ज़िंदगी क्या, दुनिया में जो भी जीव हैं, जानदार हैं, उनके जीवन के लिए पानी का बड़ा महत्व है। फिर एक जगह और बताता है कुरान में, कुलू वशरबू वला तसरिफू इन्नल्लाहा ला युहिब्बुल मुसरिफिन। यानी कि तुम खाओ और पियो, लेकिन उन चीज़ों को वेस्ट मत करो। यानी कि पानी को तुम पियो ज़रूर, लेकिन उसको वेस्ट ना करो। इसमें वला तसरफ़ू में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो एक तफसीर चाहती हैं। मैं उस तफसीर में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ यहाँ पर यह बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से कुरान में भी पानी का एक महत्व बताया गया है। इसी तरीके से जब हम हिंदू धर्म के वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदों में जानने का प्रयत्न करते हैं कि आखिर वेद में क्या कहा गया है, तो अथर्ववेद के अध्याय 2.1 के 1 से 5वें श्लोक में इसके बारे में बताया गया है कि पहले श्लोक में लिखा है, ये बॉडी को यानी कि शरीर को गर्मी देता है। पानी इसके लिए ज़रूरी है कि नहीं, पानी को वार्मथ करता है, गर्मी से शांत करता है। फिर और एक आता है कि ये जो फिज़िकल बॉडी है उसके अंदर से ख़राब चीज़ों को निकाल देता है। जैसे साइंस बताता है कि मूत्र के ज़रिए से पानी जो है अपने अंदर की ख़राब चीज़ों को निकालता है। उसी तरीके से ब्लड में भी पानी मिलकर उसकी खराबी को जो है ना निकालता है। और ये आपके शरीर में, ये 3 श्लोक में आता है कि यह आपके शरीर में जाकर एक इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है। और चौथे श्लोक में है कि ये आपके शरीर के अंदर और बाहर एक प्रकाश पैदा करता है, पानी। और 5वें श्लोक में है कि ये आपको खूबसूरती और खुशी देता है। तो अथर्ववेद हो गया या कुरान हो गया, इन दोनों में इस चीज़ का बहुत खुले तौर पर वर्णन है कि पानी इंसान के अंदर जाकर उसको ज़िंदा रखने में, उसको बेहतर तौर पर ज़िंदा रखने के लिए एक रोल अदा करता है। फिर आप देखें इस्लाम धर्म में वज़ू करना, नहाना, इस चीज़ को कितना अहमियत दिया गया है कि पानी आपको पाक करेगा, उसके बाद आप इबादत के लिए जाओगे। और फिर इल्हाम को पानी से जोड़कर बताया गया है कि इल्हाम पानी की तरह होता है, साफ़ पानी की तरह होता है।
फिर इसी तरीके से हिंदू धर्म में देख लीजिए, गंगा स्नान हो गया या आपके नर्मदा स्नान हो गया। हर किसी चीज़ में जब धार्मिक पद्धति में देखेंगे तो सुबह सवेरे स्नान कर लेना, शाही स्नान करना और गंगा मैया की आरती करना, पानी को एक देव की तरह जो है ना माना गया है। तो कुल मिलाकर धर्मों को जब हम देखते हैं तो पानी का एक महत्व नज़र आता है। और जब हम आगे देखते हैं साइंस की दृष्टि से, अब पानी के बारे में हम अवलोकन करना शुरू करें तो हम देखते हैं दोस्तों कि पानी पूरी धरती पे जितनी है, यानी कि जो 73% पानी, 70 से 73% पानी जो पूरे धरती पर स्थित है, रखा हुआ है, चाहे वो बरसात की शक्ल में आता हो, चाहे वो ग्राउंड वाटर के शक्ल में हो, चाहे वो समुद्र में के पानी के ज़रिए हो, चाहे वो ट्यूबवेल या हैंडपम्प के ज़रिए से पानी निकाला जाता हो, इसमें से सिर्फ 1% पानी पीने लायक है। पूरे धरती में जितना पानी है उन पानियों में से सिर्फ 1% पानी पीने लायक है। और जब हम हमारे शरीर को देखते हैं, हमारे शरीर में हमें पता यह मेडिकल ने हमें बताया है कि तकरीबन 75% पानी जो बच्चे होते हैं उनके शरीर में होता है, और जब जवान हो जाते हैं और बुढ़ापे आने से पहले तक 60% पानी इंसान के शरीर में होता है, और फिर बुढ़ापे में 50% पानी इंसान के शरीर में होता है। तो एक एवरेज निकाला जाए तो इंसान के शरीर के 70% हिस्सा पानी है और पानी से भरा हुआ है। और एक चीज़ दोस्तों हम देखना चाहेंगे जो मेडिकल हमें बताता है, क्योंकि यह आगे जो मैं नाइट्रेट के बारे में बताऊंगा उसके लिए यह बहुत आवश्यक है इस चीज़ को जानना कि इंसान के जो शरीर का ब्रेन है, यानी कि मस्तिष्क है, उसमें 83% पानी मौजूद है। इसी तरह किडनी है, हमारे जो 2 किडनी होते हैं उनमें भी 83% पानी है। और लंग्स हैं, फेफड़े, उसमें 85% तक पानी है। इसी तरीके से ब्लड है, उसमें 94% तक पानी है। आईज, हमारे आँखें हैं, उनमें 95% तक पानी है। हमारा दिल है, हार्ट, जिसमें 75% तक पानी है। और मसल्स हैं, उनमें 75% तक पानी है। और इसी तरीके से जो स्किन है, जो हमारी स्किन है, उसमें 70 से 75% तक पानी है। हमारे टीथ हैं, यानी कि दांत, उसमें 8% पानी है। बोन्स यानी हमारे हड्डी में 20 से 25% तक पानी है। ब्लड, यानी कि जो बता चुका हूँ, ब्लड में 95% तक पानी है। तो दोस्तों, पानी का महत्व धर्म के लिहाज से भी देख लिया आपने, और इंसानी शरीर में जो मेडिकल ने हमें बताया है, जो साइंस ने हमें बताया है, उसके लिहाज से भी देख लिया कि पानी कितना हमारे शरीर में होता है, जिसकी वजह से जो है ना मेडिकल यह कहती है कि तकरीबन 50 से 80% जो बीमारियां हैं वो पानी के कारण होती हैं। यानी कि पानी अगर ख़राब हो तो आपके शरीर में बीमारियां पैदा होंगी। और क्यों ना हो, जब 70% हिस्से में सिर्फ पानी है और वो पानी शरीर में विटामिन, मिनरल्स, ग्लूकोज आदि बांटते हैं, हर हिस्से में लेके जो है ना विटामिन, मिनरल्स और ग्लूकोज बांटते हैं, और खाना पचाने में भी उनका एक बहुत ही अहम भूमिका होता है। तो दोस्तों, पानी बहुत ही ज़्यादा हमारे इंसानी शरीर के लिए आवश्यक है। जिस तरह के धर्म में भी पानी की इतनी आवश्यकता बताई गई है कि हर नमाज, चाहे इस्लाम को देख लें, नमाज से पहले आपको वुज़ू करना है अच्छी तरह से। फिर इसी तरीके से अगर आप पूजा पाठ में जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले स्नान करना है, और बाहर से जो भी आपके जो है ना गंध है उन चीज़ों को बाहर निकालना है। तो खैर, पानी का एक अलग ही महत्व है। अब दोस्तों, हम आते हैं हमारे असल मुद्दे की तरफ, टॉपिक की तरफ, कि पानी में असल में क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसानी शरीर में एक असर पैदा करती हैं। तो ये एक लंबा सीरीज़ जाएगा दोस्तों। आज मैं सिर्फ नाइट्रेट के बारे में बताऊंगा, जो इंसान के शरीर में ऐसी बीमारियां पैदा करता है जो हमारे देश के लिए भयावह है, विश्व के लिए भयावह है।
उन चीज़ों के बारे में हमें जानना चाहिए और उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम इससे किस तरह से बचें। कहीं ऐसा ना हो कि पानी को हम खराब करते चले जाएं और इन पानी की वजह से ही हमारा यह मनुष्य जीवन जो है ना संकट में पड़ जाए और मनुष्य जीवन समाप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, हम इसके बारे में अब आगे जानते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पानी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनमें से आयरन, नाइट्रेट, फ्लोराइड, क्लोराइड, अल्कलिनिटी, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, पीएच स्केल, टर्बिडिटी, टोटल हार्डनेस, कंडक्टिविटी, मैग्नीसीज वगैरह होते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ जो एक निर्धारित मात्रा है उससे अगर बढ़ जाता है तो वह बीमारी का कारण बनता चला जाता है। यह एक बैलेंस है दोस्तों जो प्रकृति ने इंसान और पानी के बीच में रखा है। पानी के अंदर में वो चीज़ रखी हैं जो इंसानी शरीर में जाकर इंसानी शरीर को फ़ायदा पहुंचा सके। जब तक पानी आप सही ढंग से पी रहे हैं, सही पानी पी रहे हैं, तब तक किसी भी बीमारी का आपके ऊपर अटैक करने का चांस बहुत कम होता है। लेकिन जब पानी में इन चीज़ों की मात्राएं बढ़ती चली जाती हैं, जितना हो सकता है उससे बढ़ती चली जाती हैं, तो वो बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। आज के प्रोग्राम में मैं सिर्फ नाइट्रेट ले रहा हूं और नाइट्रेट के बारे में हम जानेंगे कि ये कितने स्तर तक पानी में होना चाहिए और उस स्तर से ऊपर जाए तो क्या क्या होता है। तो दोस्तों, नाइट्रेट या नाइट्रोजन या नाइट्राइट यह एक किस्म का केमिकल है जो पानी में होता है और यह प्राकृतिक केमिकल है जिसका होना भी बहुत ज़रूरी होता है और जिसका ज़्यादा होना बहुत नुकसानदेह होता है। दोस्तों, मेडिकल के लिहाज से जब हम देखते हैं तो यह पानी में 45 मिलीग्राम तक होना चाहिए हमारे पीने के पानी में। इससे जब ऊपर जाता है तो यह पानी ख़राब होता चला जाता है और किस्म किस्म की बीमारियां इंसान के शरीर में होने लग जाते हैं, जिसमें से एक प्रमुख बीमारी कैंसर है। दोस्तों, इसके बारे में हम यह जान लें कि आखिर यह पानी में आता कैसे है। वैसे तो प्राकृतिक तौर पर यह नाइट्रोजन होता है, लेकिन आजकल या सन 1920 के बाद से, यानी कि जब से हैबर वॉश प्रक्रिया हमारे इंडिया में आया, भारत में आया, हैबर वॉश प्रक्रिया, उसके बाद से नाइट्रोजन जो उर्वरकों का उत्पादन होने लगा और उसका प्रयोग शुरू हुआ, उसके साथ साथ यह धरती पे मिलने लगा और खेतियों में जो रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक इत्यादि प्रयोग होने लगे तो ये धीरे धीरे ज़मीन के अंदर भी जाने लगा। दूसरी बात, जो रासायनिक उर्वरक या कीटनाशक जो छिड़काव करते हैं खेती किसानी में, जब बारिश का पानी आता है तो उससे बहते हुए जाके तालाबों में या समंदरों में यह जाने लग गया। तो इस तरीके से ये नाइट्रोजन धीरे धीरे 1920 के बाद से फैलना शुरू हुआ। दोस्तों, यह एक ऐसा केमिकल है जो शरीर में जब 45 मिलीग्राम से ऊपर होता है तो इसका क्या असर होता है, इस चीज़ के बारे में हम और भी थोड़ा सा जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम के तहत जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड है, यानी कि CPCB, उसके मुताबिक भारत में 98% निगरानी स्टेशनों पर भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण पाया गया है। यह पिछले बार जब इसी संस्था ने इसके बारे में रिसर्च किया था तो पिछली बार यह सिर्फ 40% तक था। अब 98% तक स्टेशनों में जो है ना यह पाया गया है। ये निगरानी स्टेशन क्या है, पूरे भारत में इन्होंने कई ऐसे एक स्टेशन बनाए हुए हैं जहाँ के पानी को टेस्ट करके पूरे भारत के पानी के जो है ना स्तर को मापा जाता है। तो अब आप समझ लीजिए दोस्तों, 98% निगरानी स्टेशनों के भूजल में नाइट्रेट प्रदूषण पाया गया है। कहीं पर यह 45 से ऊपर उठ चुका है, बहुत अच्छे लेवल तक। और दोस्तों, इन्हीं का कहना है कि कम से कम 40 करोड़ लोग फिलहाल इसकी जद में हैं, यानी नाइट्रेट की जद में, और 2025 तक इनकी तादाद 80 करोड़ तक हो सकती है। और इनका कहना है दोस्तों कि जब यह एक बार पानी में फैल गया, यानी कि भूजल में यह एक बार फैल गया, तो इसको साफ करना बहुत मुश्किल है, जिसके बारे में आपको, हमें, सरकार को जागरूक होना पड़ेगा।
और यह हमारे अस्तित्व को बचाने के लिए बहुत वृहद स्तर पर काम करना होगा, ताकि ऐसा ना हो कि आगे नाइट्रेट पी कर हम हमारे अंदर जो है ना नुकसान पैदा करते चले जाएं। और ये देखते हैं नाइट्रेट से क्या परेशानियां होती हैं, हेल्थ क्या प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑल इंडिया इंडियन मेडिसिन ग्रेजुएट एसोसिएशन के सदस्य डॉक्टर आज़ाद कुमार के अनुसार नाइट्रेट जल या भोजन के द्वारा शरीर में जाता है। जितना ज़रूरत होता है वो तो जाता ही है। यह मुंह और आंतों में स्थित जीवाणुओं द्वारा, जो मुंह और आंत में जीवाणु होते हैं उनके द्वारा नाइट्राइट में बदल जाता है, जो ऑक्सीकारक होता है। यह खून में मौजूद हीमोग्लोबिन में लौह के फेरस को फेरिक में बदल देता है, जिस कारण हीमोग्लोबिन जो है मैथमोग्लोबिन में बदल जाता है। हीमोग्लोबिन मैथमोग्लोबिन में बदल जाता है। ऐसी स्थिति में हीमोग्लोबिन अपनी ऑक्सीजन परिवहन की शक्ति खो देता है, यानी कि जो खून में हीमोग्लोबिन होते हैं वो मैथमोग्लोबिन में बदल जाते हैं, जिसके कारण हीमोग्लोबिन जो है अपनी ऑक्सीजन परिवहन यानी कि ऑक्सीजन को यहाँ से वहाँ ले जाने की ताकत को खो देता है, जिससे सांस की समस्या हो जाती है, ऑक्सीजन की समस्या हो जाती है। क्योंकि जब शरीर में, पूरे शरीर में जब ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं जाएगा तो क्या होता है कि ऑक्सीजन हवा की ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है और इंसान में उसकी समस्या हो जाती है, और शरीर भी नीला पड़ता चला जाता है जिसके कारण से, और जो बच्चों में बहुत ज़्यादा दिखता है। इस अवस्था को ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहा जाता है मेडिकल की अवस्था में। दोस्तों, जब 70% पानी हमारे जिस्म में है, हमारे शरीर में है, और कण कण को ऑक्सीजन की ज़रूरत है जिसकी पानी के ज़रिए से पहुंचाया जाता है, जब उसमें कमी हो जाएगी तो क्या हाल होगा यह आप सोच सकते हैं। नाइट्रेट की अधिकता से पाचन तंत्र की समस्या होती है, यानी कि सही ढंग से खाना नहीं पचता, खाना सड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से कई किस्म की बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और कैंसर की भी इसी नाइट्रेट की अधिकता की वजह से कैंसर के बहुत सारे रूप हो जाते हैं, चाहे वो स्तन कैंसर हो जाते हैं, ब्लड कैंसर होने लग जाते हैं, आपका थ्रोट कैंसर, मुंह का कैंसर, बहुत सारी कैंसर इसके ज़रिए से निकलते चले जाते हैं। और दोस्तों, आपको जानकर ये हैरानी होगी कि WHO ने कह ही दिया है कि 2025 के आते आते भारत में कैंसर मरीजों की संख्या में अभूतपूर्व बदलाव हो जाएगा, बहुत तादाद बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से बहुत परेशानी आ जाएगी, और जिसका कारण नाइट्रेट का पानी में अधिकता है। और उस पानी को हम जब पीते हैं, हम जब कंज्यूम करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे शरीर में नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है और उसकी वजह से ये बीमारियां आ जाती हैं। अब दोस्तों, आप जानते हैं कि 80% रोगों का कारण पानी ही होता है, यानी कि पानी नहीं होता, पानी में होने वाले मिनरल्स या जो केमिकल्स जो आते हैं उसकी वजह से होता है। तो इसीलिए मैंने कहा था दोस्तों कि आपके पीने का पानी अमृत है या जहर है। आप समझ चुके होंगे कि आज के जो हमारी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हमारी व्यस्तता से भरी ज़िंदगी है, हमें ऐसे चमत्कारिक खेती करने की जो आदत है, जिसकी वजह से हम केमिकल्स उन सब्जियों में डाल रहे हैं, धान चावल गेहूं में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये तो देख रहे हैं कि हमें फल फ्रूट मिल जा रहे हैं अच्छे, लेकिन उसकी वजह से जो नाइट्रेट फैलता चला जा रहा है पानी में, और जिसकी वजह से हमारे शरीर को नुकसान पहुंच रहा है, और हमारे बीच में रोगों की अधिकता बढ़ती जा रही है, जिसका अगर हम ये कहें तो गलत नहीं होगा कि इसके कारक हम ही हैं, और हमें इसको रोकना पड़ेगा, जितना जल्दी हो सके रोकना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके बचने के भी कई कारण हैं, कई रास्ते हैं इसके बचने के, उन रास्तों को हमें अपनाना होगा, और सरकार को इसकी तरफ खास तौर पर तवज्जो देनी चाहिए कि वो इन पानियों में नाइट्रेट की अधिकता जो बढ़ रही है उसके खिलाफ क्या कदम उठाया जाए, जिससे इन अधिकताओं से बचा जा सके, नहीं तो हमारा मानव अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तो दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूं कि नाइट्रेट की अधिक मात्रा से जो किडनी के ऊपर असर पड़ता है, नीलापन आ जाता है, थक्के भी जम जाते हैं, इसकी वजह से कैंसर होता है, ये तो आपको पता है। लेकिन इसको जब इसकी अधिकता बढ़ती है तो एक चीज़ और होता है, जो स्टेमिना में जो है ना कमी आ जाती है। आप महसूस भी कर रहे होंगे, अगर आप
किस गांव में रहते हैं, शहरों में रहते हैं, आपकी स्टेमिना इससे पहले कितनी थी और कितनी कम पड़ती चली जा रही है, आप या आपके अंदर खुद आप देख सकते हैं। और इस स्टेमिना का कम होने का सबसे बड़ा मतलब नाइट्रेट की अधिकता है। इसकी पहचान क्या है दोस्तों? आमतौर पर पहचान आप देख सकते हैं कि बर्तन में रखें तो कुछ ही देर में उसमें पीलापन आने लग जाता है, या प्लास्टिक के डिब्बों में जब पानी रखते हैं तो वो डिब्बा पीलापन पड़ता चला जाता है। ये इसकी निशानी है कि इसमें नाइट्रेट की अधिकता बढ़ने लगी है। अभी इस चीज़ को जो है हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। हम और भी कई किस्म के जो हमने बताया, फ्लोराइड भी होते हैं, नाइट्रेट तो होता ही है, इसमें क्लोरीन भी होता है, उनकी कमी या उनकी अधिकता से क्या क्या नुकसान होते हैं हम इस प्रोग्राम में बताते चले जाएंगे। आपको और हमें इस बारे में जानना चाहिए। यह एक धीमा जहर है जो हमारे शरीर में अमृत तुल्य होने के साथ साथ हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। तो हमें इस चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है और आवाज़ भी उठाने की ज़रूरत है ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें। हमें अपने प्रकृति को बचाना है, मानव जीवन को बचाना है, तो इस बात को समझना होगा और आगे इस बात को फैलाना भी पड़ेगा। अगर आप स्किप करके आखिर को सुन रहे हैं तो दोस्तों मेरी आपसे यह करबद्ध निवेदन है कि आप शुरू से इस चीज़ को सुनिए और समझने की कोशिश करिए और आप खुद रिसर्च करिए। आपको पता चल जाएगा कि मैं जो कह रहा हूँ वह सही है या गलत है। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।